Good morning, everyone. Am I audible? Okay, so we were doing conditional probability, जहां हमने देखा कि probability of A by B, that means probability of A given that B has occurred is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. एंड इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्चुअली ऐसे इससे ही ये डिराइव हुआ था, राइट, बाय एन बी. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं, देन विल मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. Probability of A is given as 0.3, probability of B is given as 0.6, and probability of B by A is given as 0.5. Okay, find probability of A complement by B complement. सर्वेश करेक्ट. ईशान करेक्ट. क्या करना है इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यही बस यूज कर रहा हूँ. अब ए और बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. That means 1 minus probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B नहीं पता ना अपने को. देखो probability of A intersection B कैसे आएगा? Probability of B by A को I can write probability of A intersection B divided by probability of A. तो यहाँ से probability of A intersection B आ जाएगा कितना? Probability of B by A into probability of A, right? That means ये कितना होगा? 0.5 into probability of A, 0.3, right, upon 1 minus probability of B, that is 0.6. ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो याद आएगा 5/8.
हो गया। ए यूनियन बी कैसे आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो वही किया ना, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से। डन। अच्छा एक चीज, कई बार ना आपको ऐसा दिखाई देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या है? ऐसा लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दैट सिंपली मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक ही बात है ये। ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ओके नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको थोड़ा सा हम लॉजिकली समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इसके इक्वल क्या कैसे आ रहा है। हमने तो ये निकाला था, ये हमने समझा था इसका लॉजिक, एंड देन इससे ये आ गया, बट इसको सेपरेटली समझते हैं लॉजिकली कि ये क्यों होगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जब ए और बी दोनों दोनों ए एंड बी दोनों ही अकर कर रहे हो, वो वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। कौन से पोर्शन की? जब ए एंड, जिस पोर्शन में ए एंड बी बोथ आर अकरिंग, राइट, वो वाले पोर्शन की हम, वो वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, सोचो कि भाई मान लेता हूँ मैं बी अकर कर गया, तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहा हूँ तो मैं वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, ए बाय बी लिखूंगा, ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। तो जब बी अज्यूम कर लिया गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? उसकी प्रोबेबिलिटी जब ए अकर कर रहा है गिवन दैट बी हैज अकर्ड। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया ना बी अकर कर गया, तो मैं प्रोबेबिलिटी ए से मल्टीप्लाई ना करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी से मल्टीप्लाई करूंगा। या फिर अच्छा इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं फिर कि भाई अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ए अकर कर गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखूंगा ना, क्योंकि अगर एक अकर कर गया तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखता, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के लिए, बट ए अकर कर गया है ये पता है अपने को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड वो वाली लिखूंगा ना मल्टीप्लाई करके। और ये भी तो होता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए होता है ना अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये जो आया अपना कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of A by B, sorry, given that A has occurred is equal to probability of B into probability of A given that B has occurred. इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए अकर कर रहा है एंड बी भी कर रहा है, तो यहाँ एंड है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ए अकर किया एंड बी अकर किया, बट जब ए अकर कर चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं रह जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, हो गया, लिख लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, देखो, when A and B are independent, when A and B are independent events, तो इसका मतलब क्या होगा कि probability of occurrence of A, I can say that probability of occurrence of A does not depend on the occurrence of B, right? Occurrence or non occurrence of B? Occurrence of B बोल सकता हूँ ना। अगर probability of A, occurrence of A does not depend on the occurrence of B, एंड साथ ही मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी डज नॉट डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ ए, राइट। ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी बी अकर किया या नहीं किया उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, बट इफ ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब बी अकर करे या ना करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली? भाई ए बाय बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, बट सिंस मैंने बोल दिया ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब बी अकर करे या ना करे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रहेगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हमारा ये निकल के आता। ठीक, दूसरा इसी का ही एक्सटेंशन है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को मैं क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से अपना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। ये बहुत बार यूज होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो इसको। क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, आपको जरूरत होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, है सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत होगी, बट वो उसकी वैल्यू देंगे ही नहीं, वो प्रोबेबिलिटी ए देंगे, प्रोबेबिलिटी बी देंगे, एंड छोटा सा मेंशन कर देंगे
कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आपको ये ध्यान ही नहीं रहा तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अरे सोचोगे अरे ए इंटरसेक्शन बी तो गिवन ही नहीं है, उसकी जरूरत है, उसके बिना होगा कैसे? उसके बिना नहीं होगा, बट ए इंटरसेक्शन भी गिवन है भाई, इंडिपेंडेंट मेंशन कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा। ठीक है। और कई बार तो वो मेंशन भी नहीं करेंगे कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई एक दो अलग अलग क्लासेस हैं, हाँ, जैसे लेट्स सपोज आपका एक बैच है और एक 11th क्लास का बैच है, ठीक है, 12th का और एक 11th का। एक 12th में एक बच्चा है लेट्स सपोज सर्वेश, एंड 11th में एक बच्चा है लेट्स सपोज ध्रुव। तो अब तो यहाँ पे एक इवेंट है कि भाई सर्वेश टॉप कर जाए 12th में, एंड दूसरा इवेंट है ध्रुव टॉप कर जाए अपने 11th में। ये दो इवेंट्स है, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? है ना, इंडिपेंडेंट ही है ना ये दोनों इवेंट्स। भाई ये टॉप करेगा 12th में, ये 11th में, क्या एक दूसरे से डिपेंडेंसी कोई है ही नहीं। बट हाँ, अगर ध्रुव भी 12th में होता तो तब क्या वो दोनों इंडिपेंडेंट होते? नहीं होते ना इंडिपेंडेंट भाई। जो टॉप करेगा मतलब एक ही बंदा है ना टॉप करेगा, दूसरा तो अगर सर्वेश कर गया तो ध्रुव कैसे करेगा? तो डिपेंडेंट हो जाते। ठीक है, तो ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि भाई एक के अक्कर होने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा क्या। ठीक है, कई बार वो मेंशन भी नहीं करेंगे तो अपने को सोच ऐसे लॉजिकली सोच करके फिर, अब जैसे मान लो एक ऐसा है कि एक पर्सन शूट कर रहा है, ठीक है, शूट कर रहा है, शूट एज इन ये वो गन फायरिंग। अगर वो टारगेट फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में वो टारगेट हिट करे और सेकंड अटेम्प्ट में भी टारगेट हिट करे, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? हाँ इंडिपेंडेंट है ना। फर्स्ट में हिट कर गया, दूसरे में हिट करने का क्या मतलब, क्यों डिपेंडेंसी क्यों होगी? तो ये अपने को लॉजिकली सोचना पड़ेगा डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। बट अगर मान लो इसी में ही वो हो सकता है मेंशन कर सकता है कि भाई ये शूट करने वाला डिपेंडेंट इवेंट्स है, वो अगर मेंशन कर दिया तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डिपेंडेंट ऐसे हो सकता है कि भाई फर्स्ट शूट है, चलो ट्रायल है, फर्स्ट में एकदम एक्यूरेसी नहीं बैठती तो ये लॉजिक सोच करके बोल देगा डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन करता है तो अलग बात है, बाकी लॉजिकली जो आपको लगे कि हाँ इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट लेकर के चलना है। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा उन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम बहुत सही चीज है ये, क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देगा। कई बार ऐसा लगेगा कि यार क्या मतलब समझ ही नहीं आ रहा, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर क्लियर है क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत तो ज्यादा आसान। थ्योरम वन, if a and b are independent, if a and b are independent, then the following pairs are also independent, then the following pairs are also independent। जैसे a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट, अगर a और b इंडिपेंडेंट है तो a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। a कॉम्प्लीमेंट एंड b, ये दोनों भी, a एंड b कॉम्प्लीमेंट ये भी। बेसिकली यहाँ पे चार पेयर्स है, कौन कौन से, ये ये ये। अगर इनमें से कोई भी एक इंडिपेंडेंट हुआ तो बाकी तीन भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट हुआ तो बाकी तीन भी इंडिपेंडेंट होंगे।
इसको प्रूव करो, सोचो कैसे करेंगे। ये पहले वाले को करो बस, इसको अज्यूम करके कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रूव करो कि ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। सोचो कैसे करेंगे। थ्योरम वन, वन क्यों लिखा है? थ्योरम बस, वन वन नहीं। हाँ जी, कैसे करें? देखो दिमाग में बैठा लो एक बात, क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब क्या? ए इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी। तो इसका मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट को अगर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो मुझे बस प्रूव करना है क्या? probability of a complement intersection b complement is equal to probability of a complement into probability of b complement। ये बताओ, अब मुझे बस ये करना है, जल्दी से करो। हाँ जी, हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा? दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया। अब सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इनको मैं इस यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, राइट?
तो ये मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, राइट, पी ए इंटू पी बी। एंड ध्यान से देखो, दिस इज 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, दिखता है ना? ये तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जेई ने इसको काफी बार यूज कराया है। क्या, 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, ये दिखना चाहिए सीधा सीधा कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई है। कई बार वो ऐसा लिख देंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो दिखना चाहिए सीधा सीधा कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई है। कई बार वो ऐसा लिख देंगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स वाई, तो ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई है, डायरेक्ट दिख जाए आपको, ठीक है? तो ये क्या आ गया, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इंटीग्रेशन में इस चीज को बहुत यूज कराया है इन जेई में, इस चीज को। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी प्रूव हो जाएंगे, मतलब ये दोनों भी। करो एक बार, ट्राई करो जल्दी से, सेकंड करो जल्दी। हो गया? तो कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी को इंडिपेंडेंट प्रूव करना ना। तो बेसिकली वी नीड टू प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, राइट,
ये निकालना है अपने को। तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को ध्यान से देखो, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ राइट, लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, सोच लेते हैं एक बार। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन। तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। फर्दर इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी वो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ऐसा लिख सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी बी कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जल्दी हो गया, ये वाला सही है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड भी हो जाएगा, है ना, थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही। तो कभी भी दो इवेंट को अगर चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं, बस ये चेक करना है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है या नहीं, बस इतना चेक करना है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, ये एक इवेंट डिफाइन किया है, नंबर appearing appearing is a multiple of 3, is a multiple of 3, and f एक इवेंट डिफाइन किया है, नंबर appearing is even। ठीक है, ये number appearing is even, check whether e and f are independent or not, independent or not। नॉट इंडिपेंडेंट, क्यों भाई, नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ई में क्या आएगा, ई में क्या आएगा 3 6, एफ में क्या आएगा इवन 2 4 6। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा 6, 6 ही आएगा ना, बस 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 2/6, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 3/6 यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ कितना है 1/3 इंटू 1/2 दैट इज 1/6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, वो भी यही है ना, 1/6 ही है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि भाई देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट।
E and F are independent events. E and F are independent events. ठीक है, तो बस ये चेक करना है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन उन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं, बस बस इतना चेक करेंगे और बोल देंगे कि भाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन करो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि भाई बुक में ऐसा दिया रहेगा बट अपने पास ऑल्टरनेटिव है उस चीज का। जैसे क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that of the two either of the two dice shows 2 if the sum is 6, if the sum is 6। तो देखो ये मैं करके दिखाता हूँ इसको। अब क्या बोलेंगे, अब कंडीशनल ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर बुक्स वगैरह में ऐसा दिया रहेगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक इवेंट डिफाइन करेंगे, एक ए इवेंट डिफाइन किया कि वन वन ऑफ देम at least one of them either of the two, हाँ at least one of them shows 2। तो उसमें लिख देंगे कि भाई क्या क्या आएगा, 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा एंड 2,6 आएगा। एंड साथ ही में 1,2 आएगा, 2,2 काउंट कर चुके, 3,2 आएगा, 4,2, 5,2 एंड 6,2 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद बी के भाई सम इज 6, सम इज 6, इसमें क्या क्या होगा, 1,5 होगा, 5,1 होगा, देन 2,4 होगा, 4,2 होगा, देन 3,3 होगा, राइट, ये आएगा। अब बोलेंगे भाई प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑफ द टू डाई शोज 2 इफ द सम इज 6। तो मतलब कहने का मतलब है कि भाई सम 2 आ जाए, नहीं उनमें से एटलीस्ट 1 2 शो करे इफ सम इज 6। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड बताओ। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अब निकालोगे आप लोग कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। देखो इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ये है एंड ये है ना। तो इंटरसेक्शन बी में 2,4 एंड 4,2 ये आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5/36, दैट इज 2/5 आंसर। ठीक है, यही करोगे, ऐसा दिया रहेगा। बट अब एक और तरीका है और मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये, यार इतना क्यों सोचना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी है ना। मतलब ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो सिंपल सा है ना, ए व्हेन बी हैज अकर्ड का मतलब क्या है कि हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया है किस पे, बी पर।
अब जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या है, बी है, तो मैं बस बी पर फोकस करूंगा, मैं बस अब बी पर फोकस करूंगा, मैं इधर बी को देखूंगा कि भाई ये सैंपल स्पेस है, अब इसमें पूछ रहा है उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो सो दैट किसी एटलीस्ट एक में तो 2 आ जाए, तो 2 ही दिख रहे हैं मेरे को और मेरा सैंपल स्पेस पूरा ये है, तो सीधा सीधा 2/5। ठीक है, इतनी कहानी नहीं करनी अपने को जो यहाँ पे की, पहले पता होना चाहिए कि ऐसा भी कर सकते हैं, बट ठीक है हम ये प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? ये मैंने सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि क्या तुम बुक बुक में पढ़ोगे, उसमें देखोगे, फिर तुम यही फॉलो करने लग जाओगे। अरे नहीं, थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर इससे काम नहीं चल रहा है तो उस पे जाओ। हाँ, जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस किए भी हमने, जैसे मान लो ये वाला, अब इसमें मुझे, अच्छा अभी किया नहीं क्या, ठीक है देखेंगे, जिसमें ये काम नहीं करेगा तो अपने को इसी पे ही जाना पड़ेगा, प्रॉपर उसी यही चीज को फॉलो करनी ही पड़ेगी। बट ठीक है, अगर चल रहा है बिना उसके तो ऐसा करो ना डायरेक्ट। प्रोबेबिलिटी ए बाय बी का मतलब क्या है, बस इतना समझना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, मतलब अब जो हमारा सैंपल स्पेस है, ये हमारा सैंपल स्पेस अब बी बन गया है। ठीक है, क्योंकि बता दिया ना बी अकर कर रहा है, मतलब जो भी चीज है अब वो बी में से ही आएगी, तो बी हमारा सैंपल स्पेस बन गया, बस इतना सोच के क्वेश्चन करना। ठीक है, डन। ओके, अभी तक हम दो इवेंट्स के बारे में ही बात कर रहे थे ना, दो इवेंट्स हैं, ए बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तीन इवेंट्स में, तीन इवेंट्स, थ्री इवेंट्स के लिए कुछ फॉर्मूलाज। एक सबसे पहले वही ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ए बी सी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख सकता हूँ, राइट? सेकंड, probability of occurrence of exactly one of the events, ये क्या आएगा बताओ, probability of occurrence of exactly one of the events। नहीं सर्वेश, ए यूनियन भी भाई, तीन इवेंट्स के केस में बोल रहा हूँ मैं, ए वाला दो वाला तो कर ही चुके थे। ए इंटर नहीं नहीं, ठीक नहीं है सर्वेश, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, अगर इसको मैं वेन डायग्राम से समझूं तो इसका मतलब क्या है, ये ए बी सी, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली वन ना, तो ये सिर्फ एक ही इवेंट अक्कर करना चाहिए,
कि इंटरसेक्शन वाले में तो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स आ जाएंगे ना, तो अपने को बस ये निकालना है, ये एंड ये। तो ये कैसे आएगा, देखो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन हुआ क्या कि ये वाला जो पोर्शन है ना, कौन सा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, ये कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया ना यार, ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। करना कितनी बार था, एक बार था, दो बार ऐड कर दें इसको, तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो इसको आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स probability of AB plus probability of BC plus probability of CA plus 3 times probability of ABC। ठीक है, डन। Okay, then probability of occurrence of exactly two of the events, exactly two of the events, ये क्या होगा। पहले तो इसको वेन डायग्राम में प्लॉट करते हैं, एग्जैक्टली टू ऑफ द इवेंट्स का मतलब क्या है। अगर ये 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, तो एग्जैक्टली टू ऑफ द इवेंट्स मतलब ये एग्जैक्टली टू है ना, ये एग्जैक्टली टू, और ये भी बीच वाला क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो एग्जैक्टली 3 है, तीनों इवेंट्स का अकरेंस होगा बीच वाले पोर्शन में, राइट। ये तो इसको कैसे निकालें, ये तो सिंपल है ना भाई, ए इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस, अब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार ऐड हुआ है, 3 बार ऐड हुआ है, तीनों में एक एक बार। सब्ट्रैक्ट कितनी बार करना है, 3 ही बार करना है, क्यों, क्योंकि वो तो इंक्लूड ही नहीं करना था ना, 3 बार इंक्लूड हो गया तो 3 बार एक्सक्लूड कर दिया, चाहिए ही नहीं क्योंकि वो। और इसी में ही अगर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ द इवेंट्स, एटलीस्ट टू ऑफ द इवेंट्स, तो क्या करेंगे, तो नहीं कॉम्प्लीमेंट वाला भी तो होगा फिर ईशान। सिंपल है ना, एटलीस्ट टू का मतलब क्या है, ऐसे सोचो ना वेन डायग्राम से, एटलीस्ट टू मतलब एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली 3,
जैसे ये ABC है, तो एटलीस्ट 2 में भाई अब क्या होगा कि ये मिडल वाला भी इंक्लूड हो जाएगा ना। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A। और कित अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो मिडल वाला एकदम पोर्शन है, वो 3 बार सब्ट्रैक्ट 2 बार 3 बार ऐड हो गया, इंक्लूड हो गया, करना था एक ही बार, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से। ठीक है, अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ए और बी अगर दो इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इंटरसेक्शन फाइव है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा। ठीक है, डन, ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if ABC are pairwise mutually exclusive, then they are mutually exclusive. Then they are mutually exclusive. पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका मतलब है कि भैया अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 है, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी 0 है, एंड प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए 0 है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 0 ही होगा। तो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो ये पेयर बनाते जाओ, ए बी बी सी सी ए, इनका प्रोबेबिलिटी 0 है, एंड ओवरऑल ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है। बात समझ आ रही है? पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि पेयर वाइज प्रोबेबिलिटीज जो है इंटरसेक्शन की 0 है, एंड ओवरऑल ए बी अगर सीधा लिख दिया कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसका मतलब बनता है ये कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ओवरऑल तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो 0, प्रोबेबिलिटी 0। However, इसी में लिखो आगे, however if A B C are mutually exclusive, then that does not imply that they are pairwise, that they are pairwise mutually exclusive. That does not imply that they are pairwise mutually exclusive. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का ये मतलब तीनों का इंटरसेक्शन हो सकता है ना फाया है, बट इंडिविजुअली जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एग्जांपल ऐसा बनाता है कि भाई तीनों का ही है इंटरसेक्शन पोर्शन, तो बट कॉमन नहीं, कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है तीनों का कहीं भी, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
इन जनरल मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हो सकता है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, बट जरूरी नहीं है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट की बात करते हैं थोड़ा। तीन उनको लेकर के तीन देखो यहाँ पे यहाँ भी वही दो चीजें हैं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट एंड इफ एबीसी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, एबीसी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब बनता? एबीसी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of B intersection C is equal to probability of B into probability of C. Probability of C intersection A is equal to probability of C into probability of A. ठीक। अगर बोलता है ABC are independent events, ABC are independent events, ABC are independent events, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A into probability of B into probability of C. ये तीन के ही, ये जरूरी नहीं कि तीन के लिए ही है, चार के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, पांच के लिए, एन के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इन जनरल कोई एन इवेंट्स हैं, E1 E2 E3 E4, एंड बोलता है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि probability of E1 intersection E2 intersection and so on intersection En will be equal to probability E1 probability E2 probability E3 and so on. अगर पेयर वाइज बोलता है तो उसमें पेयर्स बनेंगे टोटल कितने, NC2, जैसे यहाँ पे बने ना 3C2 पेयर्स है। ठीक है, क्लियर है पेयर वाइज। अच्छा, इसमें कुछ बोल सकते हैं क्या कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा तो क्या इंडिपेंडेंट होंगे? जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बोला ना, अरे 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 अरे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। If ABC are independent events, then दो चीजें जरूरी हैं। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो ये ठीक है, इफ एबीसी आर इंडिपेंडेंट देन दोनों चीजें होंगी एक्चुअली, कि वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी होंगे, सॉरी सॉरी, पी ए इंटू पी बी, बेसिकली दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अगर बोलता ना कि एबीसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस भी है एंड ऐसा भी है। ठीक है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट तीन इवेंट्स एबीसी इंडिपेंडेंट होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बेसिकली वी कांट से कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट it is not necessary, that does not directly imply
that they are independent. ठीक है, तो ये दोनों चीजें होनी जरूरी है. ठीक है. ओके, एक क्वेश्चन लिखो. ABC are three events. ABC are three events such that probability of exactly one of A or B is equal to probability of exactly one of B or C is equal to probability of exactly one of C or A is equal to, let's suppose P दिया हुआ है, small p, ये given है. ठीक है, and probability of A, B, C simultaneously is equal to P square, is equal to P square, and find probability of at least one of A, B or C. A, B और C क्या आएगा बताओ, वो P के टर्म्स में. हाँ जी, हुआ क्या, क्या आ रहा है आंसर?
3p प्लस p स्क्वायर, एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा भाई। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब है ये एंड ये, है ना। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी minus probability of A intersection B. That is probability of A plus probability of B minus probability of two times minus two times probability of A intersection B हो गया ना। तो यहाँ से I can say that probability of A plus probability of B minus two times probability of A intersection B क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है small p, and ऐसी probability of B plus probability of C minus two times probability of B intersection C, ये भी दिया हुआ है p, then probability of C plus probability of A minus two times probability of C intersection A, ये भी दिया हुआ है p, है ना, यही दिया हुआ। तो उसके और साथ ही में ये लास्ट क्या है, ABC साइमल्टेनियसली, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये दिया हुआ है p स्क्वायर। तो अब देखो ना यार, इसमें अगर मैं पहले तो इन तीनों को अगर ऐड कर दूं तो देखो क्या आएगा, टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C, टू टाइम्स ही आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी AB माइनस प्रोबेबिलिटी BC माइनस प्रोबेबिलिटी CA, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3p। तो ये आ गया 3p/2। और अपने को क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ AB और C का मतलब A यूनियन B यूनियन C निकालने को बोल रहा है भाई, एटलीस्ट वन, दैट इज प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C माइनस प्रोबेबिलिटी AB माइनस प्रोबेबिलिटी BC माइनस प्रोबेबिलिटी CA plus probability ABC, right? That is 3p/2 plus p square, ठीक है। ठीक है, हो गया। Okay, then we'll move to binomial probability, binomial probability। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो a dice is rolled या फिर coin, चलो a dice is rolled 7 times, ठीक है, dice is rolled 7 times एंड मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ A
जिसमें मैं बोलता हूँ 3 occurs एंड मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी सच दैट 3 occurs 2 times आउट ऑफ 7, तो टोटल 7 टाइम्स उसको रोल किया है, उन 7 में से 2 बार 7 आए। तो मैं क्या करूंगा, देखो अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 7 में से 2 बार 7 आए, तो ये 7 अपने पोजीशंस हैं, तो 7 में से 2 बार 7 आए तो क्या होगा, देखो टोटल तो अपने पास क्या होगा 6 raised to 7 ना, सैंपल स्पेस 6 raised to 7, तो 7 में से 2 बार अगर 7 आता है तो पहली बात कौन से 2 बार 7 आएगा, तो 7 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करूंगा मैं 7 के लिए, और उन पर जैसे लेट्स सपोज ये और ये सेलेक्ट हो गया, तो इनके लिए कितने ऑप्शन, 1 ऑप्शन, भाई 7 आएगा ना, इनटू बाकियों के लिए कितने ऑप्शंस, 5 5 5, 5 raised to 4, और नहीं सॉरी 5 raised to 5, गेटिंग। अगर 7 नहीं आया बाकियों पे तो कोई और कोई भी नंबर, बाकी 5 में से कोई भी नंबर आएगा, तो अपने पास आंसर क्या आएगा 7c2 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 का स्क्वायर, सॉरी 5/6 की पावर 5, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। इसको ना, इसी को बायनोमियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करता हूँ अब, कि लेट्स सपोज एन एक्सपेरिमेंट हैज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का मतलब जैसे रोलिंग अ डाइस है, तो 7 इंडिपेंडेंट रोल्स थे वो, क्यों, क्योंकि उसमें मैं डिपेंडेंसी नहीं रखूंगा कि भाई पहली बार रोल किया तो अगर मान लो 4 आया तो दूसरी बार का रिजल्ट इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पहली बार क्या आया था, तो वो इंडिपेंडेंट रोलिंग थी। ऐसा ही एन एक्सपेरिमेंट हैज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, मतलब फर्स्ट ट्रायल के बाद के रिजल्ट पर सेकंड ट्रायल का रिजल्ट डिपेंड नहीं करेगा, एज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड ईच ऑफ द ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हमारा अब क्वेश्चन ये कि सर आप तो ऊपर वाले को जनरलाइज कर रहे थे, वहां तो 7 आउटकम्स थे, अब आपने जनरलाइज करते टाइम 2 पॉसिबल आउटकम्स बोल दिए। नहीं, ऊपर वाले में भी 2 आउटकम्स थे, ये जो डाइस वाला है, डाइस में 2 आउटकम्स, हाँ बिल्कुल 3 और नॉट 3, बिल्कुल सही, 3 और नॉट 3, 2 ही आउटकम्स है, 3 और नॉट 3, और 3 होने की प्रोबेबिलिटी, 3 अकर करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, नॉट 3 की 5/6। ऐसे ही यहाँ पे ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम, क्या क्या, सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस और फेलियर, यही 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक। एंड लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is equal to P and probability of failure is equal to Q. अच्छा एक चीज, we can say that P plus Q will be 1, right? Correct? एक दूसरे के वही तो है ये complements. P plus Q will be 1. Then probability of R successes will be NCR, भाई n में से कौन से R पोजीशंस पर सक्सेस होनी है, एंड उन वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P रेज टू R, एंड बाकी n माइनस R पे फेलियर होना है तो वो फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी Q रेज टू n माइनस R, तो ये आ जाएगा। देखो क्लियर है क्या?
कोई डाउट इसमें? अब इसमें जो बायनोमियल, ये प्रोबेबिलिटी बस इतना ही हम पढ़ेंगे। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो आपका उसमें वेरिएंस और वो सब निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब, वो आप वो मेंस के सिलेबस में, वो जो अलग से आपका शायद जीकेएम सर के साथ लगा है, तो उसमें यू विल बी स्टडिंग दैट थिंग। हम उस पे नहीं जाएंगे अभी। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब निकालना पड़ता है, अभी तो बस वैसे कितना। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखूं। अच्छा, हो भी क्या 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 मेन सिलेबस हो गया क्या? ये सब स्टैटिस्टिक्स, ये आपका बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब हो गया? बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराया क्या? अच्छा अच्छा, आई आस्क, मतलब वो उसी में आएगा, मेन सिलेबस में है वो, एडवांस में नहीं आता। आई आस्क, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस is thrown is thrown six times, is thrown six times, getting a doublet, getting a doublet is considered a success, is considered a success. Find the probability of, find the probability of first no success. कितने लेक्चर्स लगे वो मेंस वाले में आपके? 3 लेक्चर। ठीक है। Find the probability of no success. फाइव बाई 36 कम है यार, ये तो 6 टाइम्स टॉस किया है। नहीं 5 बाई 36 नहीं आएगा, तो ज्यादा है, सॉरी, कम बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? 1 बाय, नहीं 6 बाय 36, यानी कि 1 बाय 6 है। डबलेट का मतलब क्या? 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन टिल 6 6, यही हुआ ना मतलब डबलेट का। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं टोटल।
तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो अब बोलता है नो सक्सेस, मतलब 6 के 6 बार, तो नो सक्सेस 6 के 6 बार क्या आ जाए? फेलियर मिले। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 5/6, राइट? तो 5/6 की पावर 6 हर बार फेलियर, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 ऐसा, तो 5/6 की पावर 6। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। प्रशस्त करेक्ट, सही है। निशान करेक्ट। एग्जैक्टली 1 सक्सेस, तो भाई 6 में से कौन सी पोजीशन पर सक्सेस? तो 6C1। उस पोजीशन के लिए सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, एंड बाकी पोजीशन पे सक्सेस, बाकी 5 पोजीशन पे सक्सेस नहीं हुआ मतलब फेलियर हुआ, तो वहां पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6। हर एक पोजीशन पर प्रोबेबिलिटी 5/6 5/6, तो 5/6 × 5। ठीक है। देन थर्ड, एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस। प्रशस्त करेक्ट। निशान करेक्ट। एटलीस्ट 1 मतलब टोटल माइनस नन, याद है? टोटल माइनस नन, so this at least 1 will be equal to 1 minus probability of no success, right? That is 1 minus 5/6 raised to 6. ठीक है। Then probability of at most 1 success, at most 1, at most 1 success। प्रशस्त करेक्ट, ईशान करेक्ट। at most 1 में मतलब this will be equal to probability of 0 success plus probability of 1 success। at most 1 चाहिए ना, that means 0 success 5/6 raised to 6, at 1 success 6C1 1/6 into 5/6 raised to 6, वो 5। ठीक है।
Done. Okay, next. In a hurdle race, in a hurdle race, a man has to, in a hurdle race, a man has to clear, a man has to clear 9 hurdles. 9 hurdles. Probability that he clears a hurdle is 2 by 3, and the probability that he knocks down the hurdle is 1 by 3. Find the probability that he knocks down fewer than 3 hurdles. Fewer than 3 hurdles. सही है. Aishan correct. Sarvesh correct. तो फ्यूअर देन, हाँ प्रशस्त करेक्ट. फ्यूअर देन 3 हर्डल्स का मतलब क्या है कि 0 हर्डल नॉक किया उसने, ही नॉक्स डाउन. पहले तो ये देख लो, प्रोबेबिलिटी दैट ही क्लियर्स अ हर्डल इज 2 by 3 and he knocks down the hurdle is 1 by 3. So probability that he clears the hurdle is 2 by 3. Probability that he knocks down the hurdle is 1 by 3. ठीक है. Probability that he knocks down fewer than 3 hurdles. Total 9 hurdles cross करने हैं. तो fewer than 3 knocks fewer than 3 मतलब probability that he knocks 0 plus probability that he knocks down 1 plus probability that he knocks down 2. करेक्ट. प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन 0, इसका मतलब सबके सब उसने क्लियर कर लिए, तो 2 by 3 की पावर 9, टोटल 9 है ना. तो हर एक में 2 by 3 2 by 3 2 by 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी सब मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट. प्लस नॉक्स डाउन द 1. अब नॉक्स डाउन 1 कौन सा 1, एंड उसको नॉक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 एंड बाकियों में 2 by 3 की पावर 8 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन 2. 2 में क्या, कौन से 2, 9 C2, उन दो के को नॉक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 एंड
तो 1/3 इंटू 1/3 स्क्वायर एंड बाकियों के लिए 2/3⁷ तो ये फाइनल आंसर। ठीक है, डन। अच्छा, इसको ना बर्नौली ट्रायल भी बोलते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल ट्रायल या बर्नौली ट्रायल भी बोलते हैं। ठीक है, सेम ही चीज है। अरे इसमें तुम्हारी प्रोबेबिलिटी में वो क्यों नहीं दिया हुआ है? मैं पीडीएफ जस्ट अभी चेक कर रहा था होमवर्क देने के लिए। हम्म, ये पूरा नहीं है क्या? इसमें बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी वो सब दिया ही नहीं है, किधर है? आई गेस ये कंप्लीट नहीं है शायद। ये जो कल पीडीएफ भेजा था, बेस थ्योरम, और वो किधर है इसमें? टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये पहले ही इसमें दिया है क्या? एडिशन थ्योरम। ज्यादा दिया नहीं है, वो अलग से ही अपने को करना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A monkey can either take a step forward or backward। मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है, बस लेफ्ट राइट नहीं चल पाएगा। द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी that he takes a step forward he takes a step forward is 0.4। find the probability find the probability that at the end of at the end of 11 steps
he is one step away from the starting point. From the starting point. He's one step away from the starting point. नहीं, ईशान not correct. Prashast correct. Sarvesh not correct. मॉड्यूल में यार ये कंप्लीट नहीं है या तो, या फिर इसमें मतलब समझ नहीं आया मेरे को। बायनोमियल बेस और उस पे दिया ही नहीं है। टोटल प्रोबेबिलिटी भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अलग से फिर या तो मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको उसके अलग से नेक्स्ट क्लास में फिर। हाँ जी, वन स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसने जैसे लेट्स सपोज ये इधर, ये रोड है एक, ये एक पाथ है, उस पे ये इधर खड़ा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है लेट्स सपोज। अब वो एक स्टेप आगे चलेगा या पीछे चलेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, या तो एक स्टेप आगे ले सकता है या पीछे ले सकता है, कहीं भी वो गए। तो एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कैसे पॉसिबल है यार? ये पॉसिबल है कि अगर मान लो उसने इन टोटल पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 स्टेप्स चले हो एंड नेगेटिव डायरेक्शन में 5 स्टेप्स चले हो। अब वो कैसे चला ये नहीं पता कि भाई पहला स्टेप पॉजिटिव, दूसरा स्टेप पॉजिटिव, तीसरा स्टेप पॉजिटिव, फिर फोर्थ स्टेप नेगेटिव, फिफ्थ स्टेप पॉजिटिव, ऐसा रैंडम कुछ भी हो सकता है। बट इन टोटल पॉजिटिव, मतलब इधर मैं को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इधर को नेगेटिव मान रहा हूँ, या फिर एक पॉसिबल, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें वो इधर होगा एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव में 5 स्टेप्स चला एंड नेगेटिव में, मतलब फॉरवर्ड 5 एंड बैकवर्ड 6। तो एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स ही विल बी हेयर। तो इन एनी केस वो एक स्टेप अवे होगा आफ्टर द एंड ऑफ 11 स्टेप्स। तो ये और ये दोनों फीजिबल हैं अपने। तो कैसे क्या आंसर आएगा? अगर तो इसमें 6 स्टेप्स फॉरवर्ड, 5 स्टेप्स बैकवर्ड, तो 11 में से कौन से 6 फॉरवर्ड? एंड फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी 0.4 रेज टू 6 इंटू पॉइंट, तो बैकवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.6 होगी ना, तो 0.6 रेज टू 5 प्लस 11C5 कौन से 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 रेज टू 5 इंटू 0.6 रेज टू 6। तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है क्या?
ठीक है, होमवर्क में लिख लो इन चैप्टर एक्सरसाइज 2, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 ऑल क्वेश्चंस, ये कर लो। नेक्स्ट क्लास में 1 और 2 दोनों डिस्कस करेंगे एंड वही पढ़ लेना। नेक्स्ट वीक टेस्ट है ना, मेजर टेस्ट है क्या नेक्स्ट वीक? तो पढ़ लेना अच्छे से। और ये इसीलिए भी यही दिया है, बाकी चैप्टर्स भी करने हैं तो वो भी कर लेना अच्छे से, पीएनसी वगैरह भी कर लेना यार, वो शायद पूरा मॉड्यूल किया नहीं होगा अभी तक ना। बाकी पीएनसी में तो खैर नोट्स बहुत है, नोट्स भी काफी कुछ है, नोट्स में भी बहुत कुछ है। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर कनेक्ट करते हैं। कब है अभी? थर्सडे, परसों। ओके देन, बाय।